हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। जैसे कि हमने देख लिया अभी तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, अभी जो गांधी जी ने हैं उन्होंने रोक दिया। अब हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ चुके हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले हमने उसका बेस तैयार करा था। कैसे? सबसे पहले हमने देखा था रोवाल्ट एक्ट। रोवाल्ट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट और फिर खिलाफत मूवमेंट। इन तीनों से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेस तैयार हुआ था। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना वो। ओके, सो अब उसी तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए सिविल डिसोबीडियंस का जो एक तरह से बेस उसको चाहिए था, वो कैसे मिलेगा? स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज, ये पुराना नहीं पूर्ण स्वराज है। तो ये तीनों जो इंसिडेंट्स होंगे, कहो जो ये तीनों इंसिडेंट्स होंगे, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है बेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो जैसे कि हमने देखा आफ्टर द कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया। अब तो सबसे पहले ये रिकॉल कर लेते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका क्यों गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसलिए रोका गया था बिकॉज जो लोग थे वो इतने ट्रेंड नहीं थे। उन्होंने जो क्या क्या है वॉयलेंस को हाथ में ले लिया था, इसीलिए। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि गांधी जी ये चाहते थे कि नॉन वायलेंस के साथ, अहिंसा के साथ हम आगे बढ़े, ना कि वायलेंस के साथ हम आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। इसलिए 1922 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। ठीक है, हमने ये देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि जो लोग हैं उन्होंने कई सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स की थी वो बॉयकॉट कर दी थी। इलेक्शंस भी बॉयकॉट करे थे, बट एक पार्टी ने इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करे थे। वो कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी थी, मद्रास की। उन्होंने जो है इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करे, लेकिन बाकी सभी ने तो बॉयकॉट कर दिए थे ना इलेक्शंस। बाकी सभी पार्टीज ने इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए थे। तो अब वो पार्टी कह रहे थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया, अब कुछ नहीं हो रहा है देश में, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब फिर से हम जो है पार्टी में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। अब कौन पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कौन पार्टी बना के पार्टिसिपेट करना चाहते थे वापस इलेक्शन में? तो वो थे मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। कौन? मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। मोतीलाल नेहरू जी कौन? जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, फादर। ठीक है, अब वो लोग कह रहे थे कि अब हमें जो है जो इलेक्शंस हैं उसमें फिर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो इस तरफ जो है आवाज़ उठा रहे थे कि हमें फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनका ये मानना था, दे फेल्ट दैट दे कैन अपोज ब्रिटिशर्स ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स। जो अगर उन्हें ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ का विरोध करना है, उनके अपोजिशन में खड़ा होना है, तो क्यों ना पार्टी बनाए और ब्रिटिशर्स के अपोजिशन में खड़े हों। उसे उन जो है लाइक कहते हैं ना, सिस्टम के अंदर घुस के सिस्टम को बदला जा सकता है। तो इसी तरह जो मोतीलाल नेहरू जी थे और सी आर दास जी थे, इन्होंने कहा कि क्यों ना अब हम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, फिर से करें, बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया है इस वजह से। तो इनका ये मानना था कि चलो अब हम वापस जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बनाई? स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी बनाई किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने और सी आर दास जी ने। आपके ये 1 मार्कर में आ सकता है किसने जो है स्वराज पार्टी बनाई, तो वो थे मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। ओके, किस लिए बनाई? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अब इन्होंने पार्टी बनाई तो, लेकिन कुछ लोग जो थे, कुछ रेडिकल यंग लीडर जो थे, इनका अपोज कर रहे थे कि नहीं, अभी हमें वापस इलेक्शन में नहीं घुसना है। इलेक्शन में अभी हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भले ही रोक दिया है, लेकिन हमें ऐसे अभी इलेक्शन में नहीं घुसना है। बट सम यंग एंड रेडिकल लीडर्स विद इन कांग्रेस हैड अदर नोशन। लाइक कुछ यंग और कुछ रेडिकल लीडर्स हैं जिनका कुछ अलग मानना था। लाइक उनका ये मानना था कि नहीं, अभी हमें इलेक्शन में नहीं घुसना है, अभी ब्रिटिशर्स के साथ हमें नहीं जाना है। ठीक है, वो जो कौन अपोज कर रहे थे, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इन्हें हम यंग और रेडिकल लीडर क्यों कह रहे थे? क्योंकि बिकॉज उस वक्त तो ये यंग ही थे ना, यंग थे 1929 के समय, तो ये यंग ही थे। और फिर एक नई पीढ़ी थी, नई सोच थी, रेडिकल थिंकिंग थी इनकी कि नहीं, मतलब हमें पूर्ण स्वराज्य, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि नहीं, अभी हमें स्वराज पार्टी का कुल मिला के इन्होंने अपोज करा कि स्वराज पार्टी अभी नहीं, मतलब अभी हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइक दो कुछ ऐसी एक कहेंगे राजनीति की तरह से सामने आई, जिसने इंडिया की जो पॉलिटिक्स को, दो इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप दिया। अब वो क्या थे वो हम देखेंगे, उससे कैसे सिविल डिसोबीडियंस को वो बेस मिलता है। वो हमने अभी पढ़ लिया स्वराज पार्टी कैसे बनी, वो देख लिया। अब हम देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में।
तो अभी तक हमने देख लिया अपना स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी में क्या देखा कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे और CR दास जी जो थे, वो वापस से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का जो है वो गठन किया था। स्वराज पार्टी थी, उसका अपोज कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। दोनों लोग जो है वो स्वराज पार्टी का अपोज कर रहे थे कि नहीं, अभी हमें जो है इलेक्शन में नहीं जाना है। तो अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ दो ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको शेप देते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब उस वक्त जो है ना जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत हिली हुई थी। मतलब कैसे कि मैं समझाती हूँ, लाइक क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन हो रही थी लेकिन उन्हें डिमांड नहीं हो रही थी। प्रोडक्शन अच्छी खासी हो रही थी लेकिन डिमांड नहीं थी उतनी। और जो इंडिया है, इंडिया वाज एन नहीं इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर को सुप्रीम माना जाता है, एग्रीकल्चर को। तो इंडिया जो है उस वक्त भी आज भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस वक्त क्या हो रहा था, फार्मर जो है वो प्रोड्यूस तो कर रहे थे लेकिन बिक नहीं रहा था। अगर बिक रहा था तो बहुत कम दामों में बिक रहा था। मतलब एक तरह से एग्रीकल्चरल जो है वो क्राइसिस आ गया था, रूरल डिस्ट्रेस चल रहा था, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गया था। लाइक प्रोडक्शन हो रहा था पर जो अगर बिक रहा था तो बहुत कम दाम में बिक रहा था, जिस वजह से जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। वो हमने ये भी देखा था कि अवध किसान सभा भी बनाई गई थी, जिसमें क्या था, जो फार्मर्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा करने का कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था। तो इससे जो है उसको अवध किसान सभा जो बनाई गई थी उसमें इससे जो है उससे सपोर्ट मिला इस वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो पहला कारण तो ये था कि जो बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन चला था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो फार्मर्स पीजेंट्स थे उन्हें तो यही लग रहा था कि लाइक जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके एग्रीकल्चर की लाइक जो भी प्रोड्यूस है उस पर सही दाम नहीं दे रहे हैं, सही कीमत पे उसको नहीं ले रहे हैं, सही कीमत पे खरीद नहीं रहे फार्मर्स से। तो इस वजह से फार्मर्स जो हैं वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़के हुए थे। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारे इंडिया में आया था 1928 में। साइमन कमीशन जो 1928 में इंडिया में आया था, कहाँ से, ब्रिटेन से आया था। इसमें क्या था कि जब ब्रिटेन में नई सरकार बनी थी तो उन्होंने वहाँ से कहा था कि एक मिनट पहले आप एक चीज़ देख लो। साइमन कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन इज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। तो क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन में नई सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि सर जॉन साइमन जो थे इनसे कहा था कि आप इंडिया जाओ। साइमन कमीशन को कहा था कि आप इंडिया जाओ और देखो, लाइक जो लोग इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो आप उसको हेड करो, आप उसको बनाने में मदद करो। तो साइमन कमीशन जो है 1928 में जो है इंडिया आता है और ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, सर जॉन साइमन। अब आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि लाइक हमारी जो इंडिया में ये हमारे इंडिया में जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो इसका अपोज क्यों किया गया, अपोज किया गया क्यों किया गया। तो सबसे पहले इतना तो क्लियर हो गया ना कि साइमन कमीशन जो है 1928 में आया इंडिया में। किसके द्वारा ये हेड किया गया, सर जॉन साइमन के लिए। और वो किस किस सर जॉन साइमन किससे आए थे, टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस वजह से जो इंडियंस थे वो अपोज कर रहे थे, इसलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि जो साइमन कमीशन था ना, इसमें कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। कि मतलब आप लोग जो है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और उसमें कोई इंडियन है ही नहीं, इंडियन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, किसी इंडियन को मौका ही नहीं दिया गया है। तो ये कैसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसा संविधान बनेगा इंडिया के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो है क्या नारे लगने लगे, गो बैक साइमन। साइमन आप मतलब वापस जाओ। ब्रिटेन साइमन कमीशन को कहा कि गो बैक साइमन, जाओ गो बैक साइमन के जो है वो नारे लगने लगे। तो अब क्या होता है, रीचिंग टू दिस वायसरॉय लॉर्ड इरविन, जब ये बात जो है वायसरॉय लॉर्ड इरविन जो उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको जो रूल कर रहे थे वायसरॉय लॉर्ड इरविन, ये आपको याद रखना है बिकॉज 1 मार्कर में आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। रीचिंग टू दिस वायसरॉय कौन थे उस वक्त के वायसरॉय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, वो थे लॉर्ड इरविन। तो ये बात उन तक पहुँचती है। अब वो कहते हैं, अब वो पता है क्या कोशिश करते हैं, वो लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं। मतलब लाइक इंडिया वाले, अगर मैं आपको एक बहुत ही फनी एग्जांपल से समझाऊं, तो इंडिया वाले जो हैं वो डेयरी मिल्क मांग रहे हैं, मतलब फुल फ्रीडम, पूरी आज़ादी मांग रहे हैं डेयरी मिल्क। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कह रही है कि लो आप लॉलीपॉप में खुश हो जाओ। तो नहीं, इसका भी अपोज होता है। पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। जो ये वायसरॉय लॉर्ड इरविन थे ना, इन्होंने ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी अभी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ऑफर डोमिनियन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन अक्टूबर 1929। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि जो वायसरॉय लॉर्ड इरविन थे ना, इन्होंने कहा था हमारे इंडिया से कि आप लोग जो है आप अपना रूल करो, आप अपने प्राइम मिनिस्टर बनाओ, आप अपने इंडियन प्रेसिडेंट बनाओ, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। लेकिन क्या होगा ना कि आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर कौन बैठा रहेगा, ब्रिटिश।
आपके सर के ऊपर ब्रिटिशर्स बैठे रहेंगे, एक तरह से डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। जैसे होता है ना कुछ लाइक कॉलेजेस का एग्जांपल लूँ तो कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं। किसी एक यूनिवर्सिटी है, सपोज़ कि कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक कॉलेज है, कॉलेज जो है वो ऑटोनोमस है, मतलब वो अपने रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अपने तरफ से बनाएगा, वो आज़ाद होगा। लेकिन अगर वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज को डोमिनेंट स्टेटस दे रखा है, मतलब कि अगर कोई यूनिवर्सिटी जो भी चीज़ बोलती है ना, उसको वो जो कॉलेज है उसको भी वो चीज़ भी फॉलो करनी पड़ेगी जो यूनिवर्सिटी बोलेगी। उसी तरीके से हो गया वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन है, उन्होंने इंडिया को कह दिया कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग जो है अपनी तरफ से चलो, लेकिन आपके सर पे कौन बैठा रहेगा? ब्रिटिशर्स बैठा रहेगा, ब्रिटेन बैठा रहेगा आपके जो सर पे वो। अगला है एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब इन्होंने क्या किया, पहले बताऊँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये लंदन में होती थी। लंदन में क्या था कि वहाँ पे जो सभी लोग मिल के बैठ के इंडिया में क्या करना है, अब कौन सा लाइक किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बारे में डिस्कशन करना था। तो अब इन्होंने क्या किया, इंडियंस को बोला कि आप लोगों में जो भी सुपीरियर जो भी लीडर्स थे उनको कहा कि आप आओ लंदन में, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1929 अक्टूबर में कि हम आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से बनेगा, हम उसके बारे में आपको जो है डिस्कशन करेंगे। पर जैसा कि हमने देखा था कि स्वराज पार्टी का कौन अपोज करता है। अब ये स्वराज पार्टी बीच में कहाँ से आ गई, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन ध्यान से समझो। एक स्वराज पार्टी का जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने अपोज किया था। तो वही जो जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि नहीं, हमें ये जो बहलाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, लो आप डोमिनेंट स्टेटस ले लो, नहीं हमें फुल आज़ादी चाहिए। साइमन कमीशन, हमने स्वराज पार्टी देख लिया, साइमन कमीशन देख लिया। अब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें पूरी डेली मिल्क चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अब वही हम पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। तो उन्होंने जो कुछ लीडर तो बहुत खुश हो रहे थे कि हम चलो अब लंदन जाएंगे, आराम से सूट वूट पहन के बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वही हम पढ़ते हैं। अब हमारा होने वाला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। ओके, जैसे कि अभी अब तक हमने देख लिया, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने अपोज करा। ये जो कुछ यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी, इन्हें हम यंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिकॉज उस वक्त 1929 का समय था, उस वक्त ये लोग यंग ही थे। इसलिए इन्होंने जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें जो डोमिनियन स्टेटस दे रही थी उसका अपोज करा, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, लंदन में जाने के लिए कहा था, उसका भी अपोज करा कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हमें लॉलीपॉप एक तरफ से जो बहलाया जा रहा है, हमें बहला नहीं है, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स की जो दे रहे थे। अपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए कि हमें मतलब ब्रिटिश के अंडर में रहकर भी काम करना पड़े। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। हमें पूर्ण स्वराज वो कैसे मिला? उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कैसे कही, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1929 में क्या होता है, दिसंबर में 1929 में लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाहौर सेशन, लाइक कांग्रेस के अलग अलग सेशंस होते रहते थे। तो लाहौर सेशन में क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रेसिडेंट बने थे उस लाहौर सेशन के, जो दिसंबर 1929 में हुआ था। मैं आपको ये लाहौर सेशन बार बार क्यों कह रही हूँ? इसलिए बिकॉज जो आपके मैप वर्क में जो है मार्क करने के लिए आ जाता है कि लाहौर को आपको मार्क करना है, तो लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में लाहौर है, तो वहाँ आप जो है मार्क कर सकते हो। तो जो उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू जी उसके जो प्रेसिडेंट थे। अब जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी इस चीज़ का अपोज करते हैं ना, तो उनका इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे बढ़ता है, उनकी बात में जो है, उनकी बात में वज़न आता है एक तरह से। तो जो लाहौर सेशन के वो प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एक रिजोल्यूशन डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्ण मतलब फुल स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। हमें इंडिपेंडेंस लेने के बाद भी हमें ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना है। तो उस वक्त क्या होता है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, वो कहते हैं कि 26 जनवरी को हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे और कहेंगे, हम उन्हें लाइक 26 जनवरी के दिन जो है हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, 26 जनवरी 1930 में। तो ये जो होते हैं 26 जनवरी वाला जो प्लान होता है, ये अचीव नहीं होता है। 26 जनवरी को हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है 1930 में। तो क्या होता है कि ये सब, मतलब अगर आपने क्लास 8 में भी एक चीज़ पढ़ी हो, लाइक 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था नवंबर में ही।
1949 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको, संविधान को लाया गया। क्यों 2 महीने के बाद लाया गया बनाने के बाद? बिकॉज ये 26 जनवरी ये जो डेट थी ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज के दौरान कही थी कि 26 जनवरी को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। उस बात की जो है इम्पोर्टेंस दर्शाने के लिए, उस डेट की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में तैयार हो गया था 1949 के, लेकिन जाके 1950 में जनवरी में, वो भी 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। तो ये जो 26 जनवरी की डेट है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब क्या होता है, अब आते हैं गांधी जी सामने। 1922 में जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, वहाँ से गांधी जी रुक गए थे। उसके बाद गांधी जी हैड अनदर आइडिया टू गो विद। गांधी जी ने कहा कि छोड़ो छोड़ो, ये जो लोग जो कर रहे हैं इनको करने दो। स्वराज पार्टी साइमन कमीशन पूर्ण स्वराज कर रहे हैं, इनको करने दो। अब मैं आगे सामने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर गांधी जी ने सोचा कि अब जैसे कहते नहीं कि लोहा गर्म है, उस पर हथौड़ा मारने का वक्त आ गया। उस वक्त गांधी जी ने यही करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि बेसयार हो चुका है, बहुत अपोजिशन हो रहा है ब्रिटिशर्स का, लाइक स्वराज पार्टी के थ्रू साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज, ये सारी चीज़ें बातें उठ रही हैं, आवाज़ उठ रही हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि चलो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वक्त आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे, जो गांधी जी लाते हैं ब्रिटिशर्स को एक तरह से अपोज करने के लिए, आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो आई होप आपको जो है स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आपके बुक की हर एक जो छोटी से बड़ी डिटेल है सबको कवर अप किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सो आई होप समझ में आ गया आपको। थैंक यू वेरी मच।